पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिया को कुछ लोग मुंबई शहर छोड़कर जाने के लिए धमकी दे जाते हैं और टिया अपने बच्चे पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए वो शहर छोड़कर जाने के लिए तैयारी करने लगती है। टिया अगले ही दिन सुबह अपना सामान पैक कर रही थी कि नेहा ने पूछा, टिया, तुझे एक बार विवान से बात कर लेना चाहिए था। हो सकता है कि वो तेरी कुछ हेल्प कर देता। तुझे शायद उसके पावर का अंदाजा नहीं है। टिया ने एक नजर नेहा पर करते हुए कहा, उसके लिए तो ये और भी अच्छी बात होगी कि मैं ये शहर ही छोड़कर चली जाऊं। और तुझे क्या लगता है कि तनु के खिलाफ जाकर वो मेरी हेल्प करेगा? वो तनु से प्यार करता है, उससे शादी होने वाली है, तो वो मेरी हेल्प क्यों करेगा? नेहा ने भी उसके बात से सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। मैं अपने कजिन ब्रदर से बात कर लेती हूँ, उसका नाम प्रथम है। वो वहां तेरे रहने का, जॉब का इंतजाम कर देगा। कभी मुझे मौका मिले तो मैं भी तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। टिया अपने बैग को पैक करके टैक्सी में बैठती है। टैक्सी में बैठकर एक नजर उस अपार्टमेंट को करती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। उसके साथ नेहा भी थी, जो एयरपोर्ट तक उसे छोड़ने जा रही थी। लगभग 10 बज चुके थे। अब तक तो दीवान भी ऑफिस पहुंच चुका था। वो अपने कैबिन में कुछ जरूरी काम कर रहा था कि तभी मिस्टर वर्मा उसके कैबिन में आए। दीवान अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मिस्टर वर्मा ने कहा, सर, वो टिया मैडम। टिया का नाम सुनते ही विवान ने अपना सिर ऊंचा करते हुए पूछा, टिया, क्या हुआ टिया को? मिस्टर वर्मा ने कहा, नहीं सर, कुछ हुआ नहीं उन्हें। वो आज मैडम का कॉल आया था सुबह। अब वो यहाँ जॉब नहीं कर सकते, वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे मिस्टर वर्मा की बातें पूरा हो रही थी, ईवान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल रहा था। उसने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। मिस्टर वर्मा वहां से चले गए और उनके कैबिन से बाहर निकलते ही कैबिन के अंदर से किसी चीज के टूटने की जोरदार आवाज बाहर तक सुनाई दी। दीवान ने टिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। वक्त के साथ साथ विवान और भी ज्यादा सख्त और हार्टलेस बनता जा रहा था। लगभग 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद बेंगलुरु के एक 5 स्टार होटल के एक प्राइवेट रूम में माहौल काफी ज्यादा गर्म लग रहा था। शायद वहां कोई बिजनेस मीटिंग चल रही थी। काफी सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे। कुछ देर की मीटिंग के बाद सभी लोग एक लंबे चौड़े पर्सनालिटी वाले शख्स को जाकर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए ये मीटिंग रखी गई थी, वो प्रोजेक्ट उस इंसान को मिली थी। सबसे लास्ट में मिस्टर मेहरा उठकर जाते हैं और बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर खुराना। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलने वाला है। आपके होते हुए किसी और को ये प्रोजेक्ट मिल जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। दीवान ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, मिस्टर मेहरा, दीवान खुराना जिस चीज को हासिल करना चाहता है, उस चीज को हासिल करके ही रहता है, कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके साथ मिस्टर वर्मा और विशाल भी खड़े हुए, जो उसके आजू बाजू में बैठे हुए थे। वो वहां से जाने लगते हैं। उसके आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स थे। उसके बीच में विवान अपने आंखों पर डार्क शेड्स लगाए बाहर की तरफ बढ़ रहा था। अभी वो गेट से बाहर निकल ही रहा था कि तभी अचानक से एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में बैलून लिए भागते हुए उसके सामने आ गई। दूसरे ही पल दीवान अपनी जगह रुक गया। वो छोटी सी बच्ची रुकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एकदम से नीचे गिर पड़ी।
जिसे देखकर विवान के भौहें चढ़ गए। वहीं उस छोटी सी बच्ची के चेहरे के आगे अभी बैलून था। तभी उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को ढका और सिसक सिसक कर रोने लगी। ये देखकर विशाल ने धीरे से विवान को कहा, बॉस, लगता है इस बच्ची के माँ बाप इस होटल में आए थे और बच्ची उनसे अलग हो गई है। विवान ने उस बच्ची के रोने की आवाज से अपनी आंखों से डार्क शेड्स को हटाया और बच्ची को घुरकर देखते हुए बोला, आजकल के माँ बाप कितने लापरवाह हो गए हैं। जब इनसे बच्चे संभाले ही नहीं जाते तो इन्हें पैदा ही क्यों करते हैं। ऐसे कैसे अपने बच्चों को कोई ऐसे कहीं भी अकेला छोड़ सकता है। आजकल के जनरेशन बिल्कुल ही स्टूपिड हो गई है। ये कहते हुए विवान ने गुस्से में मिस्टर वर्मा की तरफ देखा और बोला, आई एम गेटिंग लेट, इस बच्ची को मेरे सामने से हटाओ। विवान की बात सुनकर मिस्टर वर्मा जल्दी से अपना सिर हिलाया और उस बच्ची की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी उस बच्ची की तेज रोने की आवाज आई। डेड अंकल ने अहाना को गिलाया। ये कहते हुए अहाना ने चेहरे के आगे से बैलून को साइड किया और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू लिए विवान को घूरने लगी। वहीं जैसे ही मिस्टर वर्मा ने अहाना की बात सुनी तो उनके भी कदम रुक गए। वहीं विवान घुरकर उस बच्ची को देखने लगा, लेकिन जैसे ही उस बच्ची की सिल्वर आईज देखा तो विवान के एक्सप्रेशन बदल गए। वो एक टक से अहाना को देखने लगा। अहाना जमीन पर मुंह फुलाए बैठी थी। उसके नन्हे से हाथों में बैलून था। वहीं मिस्टर वर्मा भी ध्यान से अहाना को देख रहे थे। उसे अहाना बिल्कुल विवान के सिमिलर लग रही थी। मिस्टर वर्मा ने विवान की तरफ अपना सिर घुमाया। विवान के सिल्वर आईज में देखकर मिस्टर वर्मा चौंक गए। उसने वापस से अहाना की सिल्वर आईज में देखा। उन दोनों की आईज बिल्कुल सेम थी, जिसे देखकर मिस्टर वर्मा हैरानी से बोले, बॉस, आप दोनों की आंखें कितनी सिमिलर है। उसकी बातें सुनकर विवान ने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और उसे घुरकर बोला, शट अप और पता करो ये बच्ची किसकी है, यहाँ पर कैसे आई। तभी अहाना ने पाउट करके वापस से विवान से बोली, डैड अंकल, अहाना पल गुस्सा कर रहे हैं। अहाना अपनी मम्मा को सब कुछ बता देगी। ये सुनकर विवान न चाहते हुए भी नीचे झुका और एक टक से उस छोटे से चेहरे को देखने लगा। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और वो कुछ सोचकर बोला, मुझे बच्चों से नफरत है, लेकिन फिर भी ये बच्ची मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों कर रही है। ये सोचते हुए विवान गुस्से में अहाना से दूर होने लगा। लेकिन अहाना ने अपने नन्हे से हाथों को ऊपर हवा में उठा दिया और मुंह फुलाकर बोली, बैड अंकल, आपने अहाना को गिलाया है, इसलिए आप ही अहाना को गोद में लेंगे और अहाना को जल्दी से उसके अंकल के पास ले जाएंगे, वरना डॉन मम्मा आ जाएंगी और अहाना को अपनी आइसक्रीम नहीं खाने देंगी। प्लीज जल्दी कीजिए। ये कहते हुए वो लगातार अपने हाथों को हवा में हिलाए जा रही थी। विवान ने डॉन मम्मा शब्द सुनकर अपनी भौहें चढ़ा लिया और बोला, आई डोंट केयर, मुझे लेट हो रहा है, तुम खुद से चली जाओ और मेरे रास्ते से हटो। ये सुनकर अहाना अब गुस्से में मुंह फुलाकर बोली, बैड अंकल, अगर आपने अहाना को मम्मा के पास नहीं पहुंचाया तो मेरी डॉन मम्मा आपको भी पनिश करेंगी। ये सुनकर विवान उसे घूरने लगा, जो इतनी छोटी सी होकर उसे धमकी दे रही थी। उसने कुछ सोचते हुए अहाना को अपनी गोद में उठा लिया। अहाना को करीब से देखते हुए बोला, बाय द वे, कौन है तुम्हारी वो डॉन मम्मा। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, जो आप जैसी लिटिल बेबी को ऐसे अकेले छोड़ दिया। ये सुनकर अहाना के चेहरे पर
एक क्यूट सी स्माइल आ गई। वो अभी भी अपने मम्मा के बारे में कुछ कह पाती कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अहाना बेटा, आप यहाँ कैसे आई? आओ मेरे पास जल्दी। इस आवाज को सुनते ही दीवान की भौहें तन गई। वहीं अहाना पीछे मुड़कर देखने लगी। दीवान उस आवाज की तरफ देखा तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। लगभग 6 फुट हाइट का गोरा रंग, लंबा चौड़ा कद। उसने इस वक्त 3 पीस सूट पहना हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि ये प्रथम ही था, नेहा का कजिन ब्रदर। दीवान एक टक से प्रथम को घूरने लगा। प्रथम जिसके हाथ में इस वक्त आइसक्रीम थी। अहाना आइसक्रीम को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत विवान से बोली, अंकल अंकल छोड़िए मुझे, मेरे अंकल मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं। कहकर अहाना विवान की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। प्रथम विवान के पास आया और अपना हाथ अहाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अहाना बेटा जल्दी से अंकल के पास आ जाओ। विवान अहाना को छोड़ नहीं रहा था। वो उसे इसी तरह गोद में लिए खड़ा था। लेकिन अहाना विवान की गोद में कशमशाने लगी क्योंकि उसे इस वक्त सिर्फ आइसक्रीम चाहिए थी। अहाना ने वापस से विवान को देखते हुए कहा, बैड अंकल प्लीज छोड़िए मुझे, आइसक्रीम खाने जाना है। लेकिन विवान अहाना को छोड़ने की बजाय उसे ही देखे जा रहा था। उसे कहीं ना कहीं इस छोटी सी बच्ची को देखकर टिया की याद आ गई। अहाना ने कशमशाने लगी तो विवान उसे छोड़ दिया। प्रथम ने अहाना को अपनी गोद में ले लिया और विवान को देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच अहाना का ध्यान रखने के लिए। मैं अहाना के लिए आइसक्रीम लेने गया था और पता नहीं ये कब वहां से निकल गई। विवान प्रथम को घूरते हुए देखा और कहा, सबसे पहले तुम्हें और इसकी मॉम को अच्छे लेसन की जरूरत है कि बच्चे कैसे संभाले जाते हैं। तुम सब लोग लापरवाह हो। जब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी नहीं आती तो फिर बच्चे पैदा ही क्यों करते हो? ईवान की बातें सुनकर प्रथम भी कुछ सख्त आवाज में कहा, आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा ही बोल रहे हैं? विवान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ और जहां तक मुझे लगता है तुम दोनों को ही बच्चे की कोई फिक्र नहीं। इससे अच्छा है कि इसे किसी ऑर्फोनेज में ही छोड़ाओ, एटलीस्ट वहां इसकी केयर तो होगी। ये सुनकर प्रथम का चेहरा गुस्से से भर गया। वो चिढ़कर बोला, बकवास बंद करो अपनी। तुम होते कौन हो किसी के लिए इतने जजमेंट लेने वाले? और रही बात इसकी केयर की, तो हम इसकी केयर बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। वो वहां से अहाना को लेकर जाते हुए अहाना को बोला, अहाना बेटा, अब से आप किसी भी अनजान अंकल से बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। फ्यूचर में अगर आपकी इस अंकल से कभी मुलाकात हो तो आप इन्हें इग्नोर कर देना, ओके? अहाना जो अभी अपनी आइसक्रीम खाने में बिजी थी, उसने प्रथम की बात सुनी और अपना सिर ना में हिला दिया, जिसे देखकर प्रथम की आंखें छोटी हो गई। वहीं विवान एक टक से अहाना को ही घुरे जा रहा था। तभी अहाना पीछे पलटकर विवान से क्यूटली बोली, बाय बाय बैड अंकल, यू आर वेरी हैंडसम, अहाना लाइक्स यू। ये सुनकर प्रथम हैरानी से अहाना को देखने लगा। वो जल्दी से अहाना को लेकर वहां से चला गया, लेकिन विवान अभी भी अपनी जगह खड़ा था। वो एक टक से अहाना को जाते हुए देख रहा था। इधर मिस्टर वर्मा को विवान का ऐसा बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आया। वो खुद से बोला, आखिर बॉस को क्या हो गया? ये उस अनजान बच्चे के लिए इतना ज्यादा कंसर्न क्यों दिखा रहे हैं? पहले तो किसी के लिए ऐसा नहीं करते थे, तो फिर ऐसा क्यों हो गया? फिर मिस्टर वर्मा आगे बढ़े और विवान से बोले, बॉस, वो बच्ची चली गई है और आई थिंक अब हमें भी चलना चाहिए, वरना हम लेट हो जाएंगे। ये सुनकर विवान अपने टाई की नॉट को ठीक करने लगा
और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। जब प्रथम अहाना को लेकर टेबल पर आया तो देखा टिया टेबल पर ही थी। टिया ने प्रथम को देखते हुए पूछी, प्रथम कहाँ गए थे तुम? मैं वॉशरूम से वापस आई तो टेबल पर तुम दोनों ही नहीं थे। प्रथम ने क्यूट सा चेहरा बनाकर कहा, सॉरी टिया, पहले मुझे प्रॉमिस करो कि सच जानने के बाद तुम हम दोनों को ही नहीं डांटोगी। टिया ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, प्रथम ये क्या छोटे बच्चों जैसी हरकत है, बताओ ना, कहाँ गए थे तुम दोनों? प्रथम ने कहा, वो एक्चुअली टिया, जब तुम वॉशरूम गई थी तो अहाना कहीं गुम हो गई थी। जैसे ही टिया ने ये सुना वो शॉक हो गई और बोली, क्या, लेकिन कहाँ पर? प्रथम ने कहा, टिया वो एक्चुअली मैं डेजर्ट लेने के लिए काउंटर पर गया, तभी अहाना कहीं गायब हो गई थी। मैंने उसे ढूंढना शुरू किया तो वो मुझे किसी अनजान की गोद में मिली। लेकिन टिया, एक बात मैंने नोटिस किया, उसकी आंखें बिल्कुल अहाना की आंखें जैसी सिल्वर थी, बिल्कुल सिमिलर। ये सुनते ही टिया की बॉडी सुन्न रह गई। जब टिया ने सिल्वर आइज की बात सुनी तो वो अपने अतीत में खो गई। कॉलेज का आखिरी साल था जब सब स्टूडेंट्स कॉलेज के ट्रिप पर जा रहे थे। टिया भी कॉलेज ट्रिप के लिए गई थी। रात का वक्त था जब उनकी बस एक माउंटेन एरिया पर रुकी और वहां वॉन फायर की प्रिपरेशन की गई। सभी स्टूडेंट्स काफी जोश में लग रहे थे। टिया भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी आंखों पर मोटे चश्मे लगे हुए थे। उसका सभी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन नेहा हमेशा उसका साथ देती थी। टिया सभी के साथ वॉन फायर के पास सर्कल में बैठी हुई थी। कोई गिटार बजा रहा था, कोई कॉन्गो पर गिटार वाले का साथ दे रहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स तालियां बजाकर गाना गा रहे थे। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे और वॉन फायर के पास बैठे स्टूडेंट्स को खाना पीना पहुंचा रहे थे। तभी वहां एक स्टूडेंट्स ने सभी को ड्रिंक सर्व किया। टिया ड्रिंक नहीं करती थी इसलिए उसने मना कर दिया, लेकिन उस स्टूडेंट्स ने कहा, तुम इसे पी सकती हो, इसमें अल्कोहल नहीं है, ये नॉर्मल सा जूस है। टिया ने उसकी बात पर भरोसा करके उसने सभी के साथ ड्रिंक एंजॉय किया। तभी दूर खड़ी एक धुंधली सी परछाई, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद सभी ने बॉन फायर एंजॉय किया और पास के होटल में सभी सोने के लिए चले गए। लेकिन जब टिया होटल के रूम की तरफ बढ़ रही थी तो उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगा। वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल और डिजी फील करने लगी। उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी। उसने आसपास चारों तरफ अपनी आंखें मलते हुए देखी, लेकिन उसे सब जगह धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसके हाथों से उसके रूम का कार्ड भी नीचे कहीं गिर गया था। वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके दोस्त भी अपने अपने रूम में चले गए थे। टिया को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से खींचते हुए एक रूम के अंदर धक्का दे दिया और उस रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। टिया पूरी तरह नशे में डूब चुकी थी और वह बेड पर धड़ाम की आवाज के साथ गिर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा था, कोई उसके चेहरे को छू रहा था। टिया ने अपनी आंखें खोली और धुंधली आंखों से उस अजनबी को देखने लगी। उस इंसान की सिल्वर आईज टिया की काली आंखों से टकराई। वो आंखें बहुत ही गहरी थी। टिया उन आंखों में खोती चली गई। उस अजनबी ने टिया के कान में कुछ कहा, लेकिन टिया को कुछ भी समझ में नहीं आया। और फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर टिया के शरीर पर कसता चला गया। अगले दिन सुबह जब टिया की आंखें खुली तो खुद को वो किसी अनजान रूम में और कपड़ों के नाम पर सिर्फ ब्लैंकेट में खुद को पाकर चौंकड़े रह गई। उसने घबराते हुए कहा, ये मैं कहाँ हूँ और ये किसका रूम है और मेरी ये हालत
ऐसे कैसे हो गई? ये कहते हुए उसने खुद की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसकी पूरी बॉडी में बेइंतहा दर्द हो रहा था, स्पेशली उसकी लोअर बॉडी में। उसने अपनी बॉडी की हालत देखी और उसे कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चारों तरफ देख रही थी, लेकिन वहां उसके अलावा कोई और नहीं था। या की नजर बेड पर गई। बेड की हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा किसने किया? कल रात तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही थी, फिर मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। या कल रात के बारे में सोचने लगी। उसे ज्यादा कुछ याद तो नहीं था, सब धुंधला सा याद था। ऐसा लग रहा था जैसे जो अजनबी कल रात उसके साथ बेड पर था, उसने उस अजनबी के पीठ पर एक टैटू देखा था। सिर्फ उस इंसान का वही टैटू ही उसे धुंधला सा याद था। उसके अलावा टिया को वो इंसान बिल्कुल भी याद नहीं था। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और कहा, मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस किसी ने भी मेरे साथ ये किया है, उसका पता मैं लगा कर ही रहूंगी। उसने अपने कपड़े पहने और रोती हुई उस रूम से बाहर निकल गई। टिया अपने अतीत से बाहर आई जब प्रथम ने उसके हाथ को हिलाते हुए कहा, टिया क्या हुआ?